नमस्कार दोस्तों। पिछले व्याख्यान में हमने नॉवेलिटी के कंसेप्ट को समझा था। हम इससे पूर्व भी इन्वेंटिव स्टेप को या नॉन ऑब्वियसनेस को समझ चुके हैं, लेकिन नॉवेलिटी के परिप्रेक्ष्य में एक बार फिर से हम इन्वेंटिव स्टेप को देख लेते हैं। और इन्वेंटिव स्टेप को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, हर नया इन्वेंशन पेटेंटेबल नहीं होता, उसे नॉन ऑब्वियस भी होना चाहिए। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो इन्वेंटिव स्टेप का मतलब है आपका इन्वेंशन ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। अब कानून क्या कहता है? सेक्शन 21JA ये कहता है कि इन्वेंशन में ऐसा फीचर होना चाहिए। कैसा फीचर होना चाहिए? जो प्रायर आर्ट से क्लियरली डिफरेंट हो और स्किल्ड पर्सन के लिए ऑब्वियस ना हो। अब ये जो पोसिता या पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट, ये कोई जीनियस तो होता नहीं है। ये काल्पनिक व्यक्ति एक एवरेज टेक्निकल एक्सपर्ट होता है, हमारे आसपास का ऐसा साधारण सा व्यक्ति जिसे हम समझते हैं या एग्जामिनर समझता है। तो मूल फ़र्क क्या हुआ नॉवेलिटी और इन्वेंटिव कंसेप्ट में? नॉवेलिटी ये देखती है कि क्या आपका आविष्कार पहले से एक सिंगल प्रायर आर्ट में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में। और इन्वेंटिव स्टेप में क्या होता है कि क्या यह ऑब्वियस है। और जब ऑब्वियसनेस की बात आती है तो मोज़ाइकिंग मतलब अलग अलग प्रायर आर्ट्स को इकट्ठा कर लिया और उसमें से उनके कंसेप्ट निकाल लिए और फिर कहा कि ये सारे मिला के टीचिंग देते हैं जो आपकी इन्वेंशन देती है। मान लीजिए कि कोई चाकू है, नाइफ है, वो पहले से प्रायर आर्ट में एग्जिस्ट करता है। अब बॉटल ओपनर भी एग्जिस्ट करता है। अब आपने दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या ये नया आविष्कार बन गया? चाकू और बॉटल ओपनर नहीं, क्योंकि यह ऑब्वियस कॉम्बिनेशन है। एक साधारण व्यक्ति इसके विषय में कल्पना कर सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर इन्वेंटिव स्टेप मौजूद है। इस बार इन्वेंटिव स्टेप मौजूद है। अगर आपने ऐसा मैकेनिज्म बनाया जो कटिंग एंगल ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है और यह प्रायर आर्ट में भी नहीं मिला, तो इन्वेंटिव स्टेप हो जाएगा। तो एग्जामिनर का क्या काम है, क्या रोल प्ले करते हैं एग्जामिनर? मल्टीपल प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट्स देखते हैं और पूछते हैं क्या स्किल्ड पर्सन इन्हें कंबाइन कर सकता था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कॉम्बिनेशन। इन्वेंटिव स्टेप में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स कंबाइन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी कभी फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में इन्वेंटिव स्टेप की ऑब्जेक्शन आए तो उसकी डिफेंस स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि एग्जामिनर के इन्वेंटिव स्टेप ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल हम लोग कर सकते हैं। पहला इसमें कदम हमें यह उठाना चाहिए कि एग्जामिनर का लॉजिक समझने का प्रयास करें। एग्जामिनर ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंबाइन किए हैं और क्यों कंबाइन किए हैं। वो जो लिस्ट होती है ना, D1, D2, D3, D4, उसको आप चाहे तो प्रिंट ले लें और उसके क्लेम्स पढ़ें, उसके टाइटल को पढ़ें। दूसरा स्टेप है कि टेक्निकल प्रॉब्लम को डिफाइन करें। आपकी इन्वेंशन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है ये क्लियरली लिखें। एग्जाम्पल नेल कटिंग अनसेफ है, ये मेरी प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन मैंने क्या प्रस्तुत किया कि एक कंट्रोल्ड गैप मैकेनिज्म मैंने अपने नेल कटर के अंदर इंट्रोड्यूस किया। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हमें चैलेंज करना है, हमें तर्क देना है, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं हम कि डॉक्यूमेंट्स अलग फील्ड के हैं। जो ये D1, D2, D3 हैं, इनका फील्ड ही अलग है। ये डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से इनका कोई नाता ही नहीं है जिसको मेरा आविष्कार सॉल्व कर रहा है। और अगर सॉल्व कर भी रहा है तो कोई मोटिवेशन नहीं मिलता। जिस समय उस आदमी ने किया था उसके पास मेरी इन्वेंशन की तरफ जाने का कोई मोटिवेशन ही नहीं था, कोई कारण ही नहीं था, वो कुछ अलग काम कर रहा था। और अगर कुछ ना मिले दोस्तों तो ये स्टेप बहुत सिग्निफिकेंट है। हिंट साइट से बचें। एग्जामिनर कई बार हिंट साइट यूज़ करता है, यानी इन्वेंशन को देखकर उसके दिमाग में रीज़न आता है और फिर वो आरोप लगाता है। दोस्तों, हिंट साइट का एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि घरों में पुराने ज़माने में हैंगर हमने देखे थे बचपन में, आज भी वही है, आज थोड़ा उनका रूप बदल गया है। लेकिन हैंगर्स में क्या होता है, एक सिंगल वायर होता है और उसको मोड़ करके उपयोग में लाने के लिए उसको इस शेप में मोड़ा जाता है कि उसके अंदर आप कपड़े लटका सकते हैं। अब अगर कोई कहने लगे कि अरे इसमें क्या है, ये तो कोई भी सोच सकता है, एक तार को फोल्ड करके आपने हैंगर बना दिया, तो दोस्तों यही हिंडसाइट होती है। जब चीज़ आविष्कार आपके हाथ में होता है तो आप उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके खुद इंजीनियर बन जाते हैं कि मैं भी तो सोच सकता था, तो भाई सोच सकते थे तो सोच लेते। तो ये बात आप एग्जामिनर को
साधारण शब्दों में लिख सकते हैं कि सर आपने हिंडसाइट यूज़ की है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आपको कहना पड़ेगा। दिस कॉम्बिनेशन इज़ ओनली पॉसिबल विद हिंडसाइट नॉलेज, ये आपको कहना पड़ेगा। और अगले स्टेप में क्या है कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिखाएं। अगर आपका इन्वेंशन सरप्राइजिंग रिजल्ट देता है तो उसे हाईलाइट करो, उसे बताओ। जैसे गैप कंट्रोल से इंजरी 50% कम हो गई। पहले ब्लीडिंग होती थी, और जब त्वचा में कोई रोग है कि नेल के नीचे की स्किन ग्रोथ कर गई है, अब जब आप उसको काटने जाते हो वो स्किन उसमें कटिंग एक्शन में बीच में आ जाती है। तो अब आपने जो मैकेनिज्म लगाया उससे ये गैप कंट्रोल हो गया और इंजरी 50% कम हो गई। तो ये अनएक्सपेक्टेड है। तो टेक्निकल डिफ़िकल्टी भी दिखा सकते हैं कि कॉम्बिनेशन करना आसान नहीं है, मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड था। अगर ज़रूरी हो तो क्लेम को नैरो कर लें। अगर भाई कुछ भी आपको उसमें लग रहा है तो फिर आपको अमेंड करना पड़ेगा क्लेम, उसे नैरो कर लें, छोटा कर लें, लेकिन नया मैटर कभी इंट्रोड्यूस ना करें। दोस्तों, सेक्शन 59 का वायलेशन ध्यान रखें, उसके ऊपर अलग से वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। एक और एग्जामिनर करता है, कंबाइन कर लेता है दो डॉक्यूमेंट को, D1 और D2 को लेकर के आ जाता है। आपने D1 को डिफेंड कर लिया कि D1 जो है वो टीचिंग नहीं देता, आपने D2 को भी डिफेंड कर लिया, D3 को भी कर लिया। अब एग्जामिनर साहब पूछते हैं कि D1 और D2 और D3 को मिला देते हैं, अब बताइए, ये तीनों प्रायर आर्ट में मौजूद थे, तीनों की टीचिंग मिला देते हैं, तो अब बताइए, अब डिफेंड कीजिए। तो आप कहेंगे देयर इज़ नो टीचिंग, सजेशन और मोटिवेशन टू कंबाइन A एंड B। तो A और B को क्यों मिलाएगा कोई? तो ये टीचिंग नहीं मिलती, ये कोई सजेशन नहीं मिलता, मोटिवेशन नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हैं कि नो मोटिवेशन टू कंबाइन, हिंडसाइट रिकंस्ट्रक्शन, टेक्निकल प्रीजुडाइस, ये शब्द आप कह सकते हैं कि महोदय ऐसा क्यों करेगा वो। इन्वेंटिव स्टेप लॉजिक का गेम होता है दोस्तों, आपको रीजनिंग तोड़नी पड़ेगी, रीज़न लाना पड़ेगा सामने, जेरा करनी पड़ेगी, बहस करनी पड़ेगी। वो लिख के होती है, उस तरह से नहीं होती जैसे सिविल कोर्ट में या क्रिमिनल कोर्ट में आमतौर पर आमने सामने बहस होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, तीखे शब्दों के बाण चलाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो इस तरह के जो केसेस होते हैं, जो सूट्स होते हैं, वो थोड़े डिफरेंट किस्म से होते हैं और वहाँ पर लिखित आर्ग्यूमेंट चलते हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? इन्वेंशन बेटर है, ये कभी नहीं कहना चाहिए। जनरल आर्ग्यूमेंट्स लो, प्रॉब्लम को ज़्यादा डिफाइन करने का प्रयास ना करें। करेक्ट अप्रोच है स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट करें। आर्ग्यूमेंट करने का एक टेम्पलेट होता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर रह के आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। टेक्निकल रीजनिंग नहीं देनी चाहिए, वो उनको भी पता है, आपको भी पता है। प्रैक्टिकल चेकलिस्ट क्या है? प्रैक्टिकल चेकलिस्ट आपको पूरा मौका मिलता है बचाने का, और वो आपको सहयोग करने के लिए ही तो बैठे हैं। क्या इन्वेंशन ऑब्वियस है? चेक करें। क्या कॉम्बिनेशन लॉजिकल है? देखना पड़ेगा। D1 और D2 को मिलाने से कॉम्बिनेशन लॉजिकल है? क्या मोटिवेशन मिलता है उससे? क्या इन्वेंटर को ये संकेत दे रहा है कि जाओ जाके इस फील्ड में अगर आविष्कार बनाना चाहोगे तो बन जाएगा? क्या ये मोटिवेशन उस प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट को देखने के बाद मिलता है इन्वेंटर को? या आपकी इन्वेंशन से कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है, अब भी बच रही है आपकी इन्वेंशन? तो दोस्तों, हमने इस व्याख्यान में समझा कि इन्वेंटिव स्टेप की अवधारणा क्या है, उसका हमने सेक्शन देखा, सेक्शन 21J। नॉवेलिटी और इन्वेंटिव स्टेप का बेसिक फ़र्क है कि नॉवेलिटी एक सिंगल प्रायर आर्ट के अंदर चेक करी जाती है। अगर पूरी की पूरी इन्वेंशन आपकी उसमें मिल गई तो नॉवेलिटी डिस्ट्रॉय होगी। अगर आपकी इन्वेंशन की प्रेरणा आपको अलग अलग जगह से मिली है तो नॉवेलिटी डिस्ट्रॉय बिल्कुल नहीं होगी। इन्वेंटिव स्टेप और नॉवेलिटी का फ़र्क हमने समझा, कॉम्बिनेशन का लॉजिक हमने एक बार देखा, और डिफेंस स्ट्रैटेजी भी हमने आज के इस लेक्चर में हमने चर्चा की। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।